मैं जब शुरुआत में इस साधना के ऊपर जब मैंने शुरुआत की, तो सामने बस वीडियो चलते रहते थे। मैंने एक भी शिविर नहीं की। जब तक मैं टोटल 12 बीमारियों से बाहर आ गया ना, उन दौरान मैंने कहीं भी गया नहीं। घर पे बैठ गया था कमरा बंद करके 2 महीने लगातार। वेकेशन का पीरियड था, कुछ कामकाज बहुत था नहीं, और बीमारियों में आना जाना भी सुस्ती लगती थी, शारीरिक मानसिक रीति से थक चुके थे। तो बस अपने आप को अकेला कर लिया, और सिर्फ ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे जा रहे हैं ना, बस वही मेरा भोजन हो गया। और लगातार 1-1 घंटे 2-2 घंटे के जितने भी जो भी एनडीएस के रिलेटेड वीडियो मिले ना, बस देखता रहूं, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल करता रहूं। और आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर लगभग 7-8 बीमारियां गायब हो गई। मैंने कहा ये तो अल्लादीन का चिराग हाथ में आ गया। और खास करके हमारे आदरणीय जो बीवी चौहान सर, आप फोटो देख रहे हैं ना, वो इतने सुंदर और श्रेष्ठ आत्मा है, संत कोटि की आत्मा है, जिनको तप सेवा सुमिरन सिद्धांत लोगों को ठीक करने के अलावा उसका कोई मकसद ही नहीं है। पूरा 32 साल से वो सभी प्रांतों में, सभी देश में घूम रहे हैं। एकदम आप उनकी रहन सहन बोल चाल सब देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि एक गांव से आया हुआ व्यक्ति है, जो डाउन टू अर्थ है, अच्छे तरीके से समझा देंगे। और उनका बोलना चलना एकदम प्राकृतिक, कोई आडंबर नहीं, कोई ढोंग नहीं, सहज और सरल भाषा में समझा देना। तो उनके सारे वीडियोस कोई बाहरी प्रभावित नहीं करते लोगों को, लेकिन जब आप आत्मा की दुनिया में झांकेंगे तो पता चलेगा कि ये आत्मा एकदम प्योर है, और अच्छे तरीके से उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस लोगों को स्वास्थ्य में सुधार आ जाए, तो बस वही अपना कर्म समझ के निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। तो मैंने उनके वीडियो, एक एक वीडियो लगातार 15-20 बार, 30-30 बार देखे। वही बात बता रहे हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो फिर भी मैं सुनता रहता था, मेरे को करना पक्का करना था, क्योंकि चीजें छोड़ना कठिन है। ऐसे ही झट से हम छोड़ नहीं पाते। कोई आकर कह देगा कि अनाज छोड़ दो, थोड़ी हम छोड़ने वाले हैं, इतना सालों से पकड़ के रखा है। तो फिर बातें अच्छी अच्छी मुंडी भी हिला देंगे, लेकिन घर पे जाके तो याद ही रखेंगे कि कब 5 दिन पूरे खत्म हो जाएं। और छठे दिन शुभारंभ कर दे, अरे इतना तो कर लिया। 5 दिन कोई थोड़ी कम बात है। 5 दिन बहुत लंबा पीरियड होता है, कि जब तक हमने अनाज ना लिया हो, दाल न ली हो, अपने पसंदीदा जो भी भोजन है उनसे हम अलग रहे हो, इनका उपवास किया हो, तो फिर कई बार तो क्या होता है कि लोग दुगना लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कई बार जबरदस्ती कर लेते हैं ना, मन से नहीं करते, जबरदस्ती कर लेते हैं। तो एक बार जबरदस्ती तो अपने आप से कभी करनी नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि में समझ में आ जाए बातें, मन में समझ में आ जाए कि ये हमारे लिए सही नहीं है, आत्मचिंतन चलेगा अंदर, तब जाके चीजें छूट जाएगी, त्याग हो जाएगा। मतलब त्याग उनको कहा जाएगा जब आप त्याग का भी त्याग कर दे। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होता, कोई कहता जिग्नेश भाई आप अनाज नहीं खा रहे हैं, तब मेरे को याद आता है, हाँ हाँ पिछले 6 साल से तो नहीं खाया अनाज। तो वो भी याद नहीं, थोड़ा वंडरफुल नहीं लगता का मैं थोड़ा अलग हूँ दूसरों से, क्योंकि एक बात जहन में बैठ गई कि चलो अनाज हमारे लिए किसी काम का नहीं है, अनाज का कोई हेल्थ के लिए रोल है ही नहीं, ऐसा ही समझो। अनाज खाने से काफी सारे नुकसान होते हैं, उसमें खास करके 3 फायदे भी होते हैं। पिछली बार शायद मैंने बताए थे अनाज खाने के 3 फायदे, याद है किसी को? पिछली बार बताया था। अनाज खाने से कुत्ता काटता नहीं आपको, क्योंकि हाथ में लाठी होती है आपके, हैं काफी सारा अनाज खा लेते हैं ना, तो लगभग बुजुर्ग होते होते हाथ में लाठी आ जाती है, तो बिना सहारे के चल नहीं सकते, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब दर्द होते हैं, तो कुछ सहारा वॉकर का या लाठी का लेना पड़ता है। तो आसपास में कुत्ता या पशु आपको परेशान, ये फायदे सारे अनाज खाने के हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, वायु बढ़ जाएगा, दर्द
इसमें उंगलियों में, जोड़ों में, जहीं भी जॉइंट्स हैं वहाँ सारे दर्द होते रहेंगे, बिना दर्द के रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अनाज का काम है दर्द देना, वायु उत्पन्न करना, खास करके 25 साल के बाद। यहाँ जो भी बैठे हैं लगभग सब 25 के नीचे तो है ही नहीं, तो किसी के काम का नहीं है अनाज। एक्चुअल में अनाज खाने से घर में चोर भी नहीं घुसते, क्योंकि रात में खांसते रहते हैं, तो खांसी ये वो सारा बलगम कफ सब निकलता रहता है। तो दूसरा फायदा ये भी होता है। और एक तीसरा फायदा भी बहुत जबरदस्त था, मैं भूल गया। तो इस प्रकार से ये चीजें जो हमें फायदा देने वाली साइंस ने समझा दी है कि ये कुछ नहीं बताया था। हाँ, नहीं बताया था। जरूर आपको वरना याद रहता। इस प्रकार से थोड़ी सी साइंटिफिक बातें न होकर आउट ऑफ लॉजिक भी कुछ कुछ बातें हमारे दिमाग में आ रही है, लेकिन जब छोड़ेंगे तो मजा आएगा, हल्कापन बहुत रहेगा और इतना हवा में उड़ते रहेंगे, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे। क्योंकि मैं मेरा हिलना डुलना भी बंद हो गया था, और जैसे ही 15 दिन के अंदर भतीजे के साथ जब डांस करने लगा ना, तब मैंने सोचा कि जादू तो है अनाज छोड़ने में। अनाज किसी वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बातें छोड़ो आप, कि उसमें से थोड़ा सा मिलीग्राम मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, अनाज है ना, पेट में जाकर 4-6 घंटे आमाशय में पड़ा रहता है। मतलब एक बार 2 रोटी खा लेंगे ना, तो 6 घंटे तक कहीं भी खाने की इच्छा नहीं होगी। तो हम समझते हैं कि नहीं हमने पेट भर के खा लिया, उल्टा वो माल एडजस्ट नहीं हो रहा है। उनको डिवाइड करके कहीं भी भेजना, जीवनी शक्ति वाइटल पावर उनके पीछे लगी रहती है। झूठा सामान आ गया ना उनको सेट करने में, इसलिए हमें भूख के सेंसेशन नहीं आते। एक्चुअल में वो पचता भी नहीं है, उसका कोई पचने का रोल शरीर में ऐसा डिजाइन ही नहीं है। आप देखो बाजरा हो या गेहूं हो, उनके दाने सीधे खा लो, सीधे बिना चबाए, क्या होगा? पूरे साबुत के साबुत वो निकल जाएंगे, बरोबर। क्योंकि अगर उनकी पाचन की व्यवस्था होती ना, तो आमाशय में जो घोल बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सारा खाना मिलके एकदम से जूस जैसा बन जाता है, तो वो दाने भी कम से कम आधे तो जूस बन जाते, पूरे ना बनते तो आधे जूस बन जाते, लेकिन वो पूरे साबुत के साबुत निकलते हैं। वो ही दर्शाता है कि अनाज हमारे काम का नहीं है, वो हमारे लिए डिजाइन किया हुआ नहीं है। अनाज किसके लिए है? पक्षियों के लिए है। दाना कौन चुगता है? पक्षी चुगता है। जब भी आप पक्षियों को दाना डालेंगे, काफी सारे एकत्रित हो जाएंगे, और उनको चबाने के लिए मेरे ख्याल से ऐसे कोई दांतों की व्यवस्था भी नहीं है। चोंच में लिया और निगल लिया, निगल जाते हैं पूरा का पूरा दाना साबुत। फिर भी आप देखेंगे कि पच जाता है, उतना उनके अंदर डाइजेस्टिंग सिस्टम अनाज को पचाने के लिए तीव्रता उसके अंदर होती है। मतलब वो उनका डिजाइन फूड है, ये पक्का हो गया, जबकि हमारे अंदर वो काम नहीं करता। अब हमने क्या कर लिया? हम उस्ताद होशियार, इसलिए किसी भी तरीके से ठिकाने तो लगा के ही रहेंगे अनाज को। इसीलिए हमने साबुत अनाज जो हमारे सामने रख दिए जाए, तो मुंह में पानी नहीं आएगा। यहाँ गेहूं का ढेर रख देंगे तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, कितनी भी भूख लगे, ऐसे नहीं लगेंगे गेहूं का फाकड़ा भर के खा ले या बाजरा खा ले, क्योंकि वो हमारे अंदर सलाइवा पैदा नहीं करते। तो ये निशानी है कि हमारा रियल फूड नहीं। अगर ऑरेंज रख देंगे तो हाँ, ऑरेंज का अभी नाम ही ले लेंगे ना, ऑरेंज है, आम है, रसदार फल यहाँ पूरे टेबल के ऊपर सजाए गए हैं, तो थोड़ा सा मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। जो भोजन आपको अपनी तरफ खींच पाए वो ही हमारा रियल फूड है। तो फल हमारे रियल आहार में सम्मिलित हैं, जबकि अनाज नहीं है। तो हमने कारीगरी क्या की अनाज के साथ? जो अपने हक का नहीं था, हाँ जी, उनको आटा बना दिया। और आज का सब्जेक्ट ये ना, आटा सेहत में घाटा।
आटा ही सेहत में सबसे बड़ा घाटा है, सिर्फ घाटा नहीं है। तो हमने उनको पाउडर बना दिया और पाउडर बना के भी खाने का प्रयास कर लिया, फिर भी अच्छा नहीं लगा, मुंह में सारा चिपक गया। आप ट्राई करेंगे, बचपन में शायद किसी ने आटा खाया भी होगा। थोड़ा मैंने बचपन में ऐसा टेस्ट किया था, बहुत भूख लगती थी, रोटियां नहीं बनी है ना, तो ऐसे ही करके आटा फाँक लेते थे थोड़ा बहुत, तो पूरा होठ के नीचे के हिस्से में पूरे सारे मुंह में चिपक जाता था। फिर इसमें पानी वानी पी के सफाई करनी पड़ती है, मतलब आटा भी फाँकने लायक नहीं है। फिर हमने और तरीका आजमा लिया कि अब उसको थोड़ा सा चिपका हुआ बनाए अच्छे तरीके से, तो तेल और पानी वानी डाल के थोड़ा उसमें रगड़ लिया, और जब वो भी हमने थोड़ा खाने का प्रयास किया तो भी मज़ा नहीं आया। फिर हमने और एक तरीका आजमा लिया, क्या किया, उनको थोड़ा सा नमक वमक डाला और इसको थोड़ा सा राउंड शेप देके फिर के आग के ऊपर चढ़ा दिया। मैंने कभी भी किसी की थाली में सिर्फ रोटियां और रोटला खाते हुए नहीं देखा किसी को, क्योंकि बिना सब्जी के वो आगे जाएगा ही नहीं है। इसलिए सभी ने ये रोटली रोटला जैसा पराठे जैसा शेप दिया। आपकी थाली में अगर पराठा आ रहा है, भाखरी आ रही है, तो बेचारी अकेली नहीं चल सकती अपने बल के ऊपर है। बहुत भूख लगी और मरने वाले हैं तो ठीक है, खा लेंगे। मरने पर तो लोग नॉन वेज भी खा लेते हैं, न खाने का खा लेते हैं जिंदा रहने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन अकेले वो अपने बलबूते के ऊपर आपके शरीर में जाने वाला नहीं है। इसलिए उसके ऊपर हमने फिर और एक प्रयोग करके घी लगा दिया। घी लगा के नरम करने का प्रयास कर, कितनी जद्दोजहद करके मेहनत करके उनको अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, सबसे बुद्धू प्राणी। हाँ, सबके ऊपर हमारा हक है, जो हमारे काम का नहीं, जो हमारे हक का नहीं, उसके ऊपर भी हक जताना ह्यूमन नेचर में है कि किसी भी तरीके से अपने अंडर में कर लेंगे सबको। वो चाहे खाना हो, वो चाहे व्यक्ति हो, सबको हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, वहां ही तकलीफ होना शुरू हो जाती है। इंसानों के ऊपर या चीज वस्तुओं के ऊपर हमारा जोर नहीं है। सभी आत्माओं का पार्ट अपना अपना है, हर एक पार्ट अपना प्ले कर रहे हैं। वो कैसे एक्शन करेंगे पता नहीं चलेगा। हमारा स्ट्रेस का कारण भी वही बनता है। स्ट्रेस का कारण क्या है, हम अपने हिसाब से खाना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से रिश्ते मेंटेन करना चाहते हैं, सब सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं, अपने हिसाब से कपड़े पहनना चाहते हैं। किसी किसी बातों में हमारा नियंत्रण होता है, लेकिन काफी सारी बातें ऐसी है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, और तब जाके हम मेंटल स्ट्रेस को पाल लेते हैं, खुद ही हेडेक करने के लिए कारण बन जाते हैं। और ये सारी बातें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी फिर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। इसलिए वैसे ही हमने अनाज को भी किसी भी तरीके से अंदर डालने का प्रयास किया, और घी लगाया, मक्खन लगाया, पनीर लगाया, और अंत में जाके कहते हैं कि झूठ तो झूठ ही है आखिर में, और सच है वो ही चलता है। तो फिर थोड़ा सा सहारा सच का ले लिया। सच कौन सा, सब्जियों का सच। ठीक है, सब्जियां तो सच्ची है, जहां सब्जी वहां नो कब्जी। सब्जियों को साथ में लेकर हमने किसके साथ मिलाया, रोटी के साथ। अगर लोहा पानी में फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा, अगर लोहे को पानी के ऊपर रखना है तो क्या करेंगे, उसको लकड़ियों के साथ जोड़ देंगे, तो लकड़ियों के सहारे वो भी पानी के ऊपर तैरता है। तो ऐसे ही अनाज की हालत भी कुछ ऐसी हो गई कि सच का सहारा लेके वो भी साथ साथ में हमारी जो परंपरा है, भोजन प्रणाली है, उसमें हजारों सालों से चल रहा है। ये सारी उसकी कहानी है। और हम आटा खा खा करके अपने शरीर में आंतों को चिपका रहे हैं, और वो चाहे बाजरी का आटा हो, वो चाहे मक्के का आटा हो, वो चाहे चावल का भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हो। अभी फिर हम बचने के लिए क्या करते हैं,
फिर उसके ऊपर चले जाते हैं, मिलेट्स के ऊपर। हैं, कोई बड़ा खिलौना छीन लेते हैं, छोटे खिलौने पकड़ना शुरू कर देते हैं। वो भी हमारे किसी काम के नहीं है, मिलेट्स भी हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन वो जो बड़े मोटे अनाज है उनसे वो कम नुकसान करता है। क्या करता है? कम नुकसान करता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब तप सेवा सुमिरन की साधना करते हैं ना, तो रात को धीरे धीरे करके 3 टाइम का आटा छोड़ देते हैं, सुबह और दोपहर छोड़ देते हैं, तो रात का 1 टाइम लेते हैं। तो बोलते हैं देखो हमें फायदा हो गया। अनाज खाने से फायदा हुआ या 2 टाइम कम करने से फायदा हुआ? 2 टाइम कम करने से फायदा हो रहा है आपको, और एक साथ में छोड़ नहीं सकते। ये हमारी लाचारी हो गई, क्योंकि हमारे जेनेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, हमारा डीएनए में पड़ गया है वो आटा, पीढ़ियों से खा रहे हैं। इसीलिए देखो, कम करने से फायदा हो रहा है, नहीं कि थोड़ा लेने से फायदा हो रहा है। यहाँ हम थोड़ा सा गलत फहमी में चले जाते हैं कि चलो मैंने है ना सर्दियों के सीजन में थोड़ा बाजरे का आटा लिया, गर्मी बहुत देता है शरीर में, है? रागी का आटा लिया, डायबिटीज चला गया। अरे भाई, 2 टाइम का कम करने से शुगर गया है, रागी का आटा लेने से नहीं जा रहा है। लेकिन वो भी तो अच्छी बात है कि चलो आपने कहीं से चलने की शुरुआत कर दी है। 2 टाइम का आटा छोड़ के अपने सेहत को घाटा लगाने का बंद कर दिया है। रात को आप 1 टाइम ही आटा ले रहे हो, वो भी लिमिटेड। मतलब पहले 6 चपातियाँ खाने की आदत थी तो 2 के ऊपर आ गए। तो कम करना यही फायदा है, और बंद करना यही फायदा है। और आज पूरा ट्रेंड चल रहा है कि लोग मिलेट्स के ऊपर जा रहे हैं, मिलेट्स बहुत अच्छा है, ये लोग मिलेट्स से दूर होते हैं। तो हमारे मोदी जी भी मिलेट्स को काफ़ी सारा प्रमोट किया है। कोई इंसान जो है दिन में 10 बार पाप करे तो उनको बोल दे 2 बार ही करना है, तो 8 बार का तो फायदा होगा। तो फिर वो 2 बार कर रहे हैं ना, इनको क्रेडिट दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्योंकि ये मैं अनुभवगत बातें बता रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात को आपके सामने रख नहीं रहा हूँ। मैंने हजारों पेशेंटों को जब ट्रीट किया, हमारे वेलनेस सेंटर के ऊपर आते हैं जो काफ़ी सालों से अनाज छोड़ चुके हैं, फिर मिलेट्स के ऊपर ही हैं, तो बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल उनके चले जाते हैं, नो डाउट, एकदम नॉर्मल चलते रहते हैं। फैटी लीवर जैसी बीमारियां भी चली जाती है, चलो मिलेट्स थोड़ा बहुत लेते लेते भी। लेकिन जो क्रोनिक बीमारियां हैं वो नहीं जा रही है। जो 5 साल या 5 साल से अधिक की बीमारियां जो पुरानी जड़ कर गई है, वो चीजों में हीलिंग उनको 100% नहीं मिल रही है। जैसे कोई अभी वहां से मुजफ्फरनगर से कोई भाई जी आए थे, 5 साल 10 साल से ये खादरवली क्या नाम है उनका, मिलेट्स के जो, उनको फॉलो कर रहे थे। ये जो हमारे डीआईपी डाइट को फॉलो कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा सिंगल प्लेट फल सलाद सब्जी की खाओ, बाद में 2 रोटी खा लो, इस टाइप की जो प्लेट 1 प्लेट 2 इस टाइप का थ्योरी चल रहा है सोसाइटी में। तो उस चीज को फॉलो कर रहे थे काफी सालों से, लेकिन साथ में गरम थैली लेके घूम ही रहे हैं। बोला भाई जी 5 साल से कर रहा हूँ, बीपी शुगर कोलेस्टेरॉल नॉर्मल हो गया, लेकिन कमर का दर्द नहीं हट रहा है, प्रोस्टेट का पेन खत्म नहीं हो रहा है। प्रोस्टेट में जो काफी सालों से पीड़ित हैं, उसमें नो डाउट हमें थोड़ा फायदा 50% से ऊपर मिल चुका है, लेकिन दर्द नहीं जा रहा है, परेशान हूं मैं। मैंने कहा एनडीएस मतलब शिखर है, हर डाइट का शिखर कहेंगे, वहां किसी भी गलत चीज को मौका नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पहले दिन से स्टार्ट करो। काफी सारे डाइटों के अंदर एनिमा का कंसेप्ट भी नहीं है, तो जैसे ही एनिमा लेना शुरू कर देते हैं तो ये रिजल्ट जल्दी से आपको मिलना शुरू हो जाता है, और बाद में आपको अनाज को छुड़वाया जाता है। तो अब फिर टॉक्सिक बनना बंद, मिल्क प्रोडक्ट तो सभी डाइटों में बंद करवाते हैं। तो इस तरीके से उनकी पानी की गर्म थैली वैसे ही अपने सामान में ही पड़ी रही। वो 5 दिन रुके, सिंगल डे बाहर ही नहीं निकाली। बोला पहले दिन से दर्द गायब हो गया। और 5 दिन रुकने के लिए आए थे, बड़े अधिकारी थे उसमें एग्रीकल्चर के, तो वो तकरीबन 18-20 दिन रुके।
और बढ़िया मौज से बिना पेन फ्री लाइफ करके गए। बोला प्रोस्टेट में भी 20 दिन के बाद पूरा 0 पेन के साथ गए। ये चमत्कार है अनाज छोड़ने के। ऐसे प्रयोगात्मक रीति से मैं काफी सारे हजारों पेशेंटों के साथ रूबरू गया हूँ। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अनाज सिर्फ और सिर्फ रोग कारक है, सिर्फ और सिर्फ रोग कारक है। जो भी आपको फायदे मिल रहे हैं मिलेट्स खा के या अनाज खा के, वो हो सकता है कि आपका कम करने से फायदे मिल रहे हैं, मात्रा उनकी घटाने से फायदे मिल रहे हैं। वो उनका गुण धर्म है अनाज का चिपकना। वो आपके शरीर में क्या होगा, चिपकेगा। ठीक है, चक्की में भी जब अनाज डालते हैं तो 1 किलो अनाज डाला तो 1 किलो आटा बनेगा नहीं, और उसमें से 100 ग्राम कम निकलेगा। उसी तरह जब हम ऊपर से रोटियां डालते हैं, 4 रोटी डाली, दूसरे दिन थोड़ी 4 की 4 निकल जाएगी। हर रोज आधी रोटी चिपकाते जाएंगे और वो चिपकन धीरे धीरे करके हाई लेवल के ऊपर पहुंचेगी ना, तब वो कन्वर्ट होगा हेवी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू कैंसर। जो लोगों को कैंसर हो रहा है तो नॉट ओनली वन ऑफ द रीजन इज टोबैको। ये लंबे समय का कॉन्स्टिपेशन ही पड़ा पड़ा सड़ कर ही कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो हमारे काफी सारे बाबा के बच्चे हैं, उनको कैंसर क्यों हो जाता है? क्योंकि हर एक की लाइफस्टाइल के अंदर आटा है, दूध और दूध से बनी चीजें हैं। तो फिर आपको बीमारी से कोई छुड़ाने वाला नहीं है, आपको पकड़ लेगी बीमारी। और हम उनको अच्छा समझ रहे हैं, सात्विक समझ रहे हैं, सेहतमंद समझ रहे हैं, और बाबा को भोग लगाकर फिर हम ले रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि पवित्र हो गया। ऐसे आटा पवित्र होता नहीं है, कितना भी वाइब्रेशन देते रहो। हाँ, हो सकता है 5% उनका जो नुकसान करने वाला तत्व खत्म हो जाए, लेकिन अपने मूलभूत गुण धर्म में तो रहेगा। मिर्ची को कितना भी योगदान दो, तीखी मिर्ची को ठीक है, करेला भी अगर सब्जी बनाए, करेले का जूस को आप 1 घंटे के लिए वाइब्रेशन दो, मीठा होगा? नहीं हो सकता। वो अपने हर एक प्रकृति अपने गुणधर्म से चल रही है, हम गुणधर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, हायर लेवल के ऊपर हायर कॉन्शियसनेस जब होती है, और कहते हैं ना कि मीरा ने विष पिया तो भी अमृत हो गया, तो कैसे ऐसे कोई अपवाद हो सकते हैं? जब हम भी पूरे तरीके से लाचारी में फंस ही जाते हैं, तब जाके ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो सकते हैं, मना नहीं करता मैं, लेकिन वो एक अपवाद है। बाकी ज्यादातर प्रकृति अपने नियमों के अनुसार ही चलेगी। इसीलिए बाबा बाबा करते हुए भी घुटनों में दर्द होगा, कमर में भी दर्द होगा, जब तक थाली बदली नहीं है।